मित्रों, आज हम दोस्ती की विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी, छठी कड़ी को आगे बढ़ा दें। शायद आप लोगों को आनंद आता होगा, ऐसा लगता है। तो दोस्ती का अर्थ होता है मैत्री, यानी दोस्ती। जब जब दोस्ती बढ़ती है, परस्पर दोस्ती का माहौल जब आगे चलता है, तब सभी जगह ऐश्वर्य बढ़ता है, सुख शांति बढ़ती है और उन्नति होती है। लेकिन जब संकुचित स्वार्थ की बढ़ोतरी होती है, तब बस सर्वत्र झगड़ा, मारकाट, लूटफाट ये सब होते हैं और विकास की जगह पर विनाश शुरू हो जाता है। तो मैत्री का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है, ये हम सब समझते हैं। लेकिन उस मैत्री को हम निभा पाते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे में संकीर्ण स्वार्थपरता आ जाती है और वो स्वार्थ हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। आइए, अगली कड़ी शुरू करने से पहले हम आपको एक विनती करते हैं कि हमारा विश्व मैत्री अभियान जो है, इसमें ये कोई संस्था नहीं है, न कोई संगठन है, लेकिन जिनके मन में करुणा की भावना है, जिनके मन में, जिनके जीवन में भाव संवेदना की गंगोत्री बहती है, वो लोग अगर इकट्ठे हो जाए, परस्पर मैत्री की भावना बढ़ाए, तो मैं मानता हूँ कि विश्व शांति अवश्य हो जाएगी, विकास होगा, उन्नति होगी। आज हम आपसे गुजरात के उस प्रांत की बात कर रहे हैं जो पहले देवभूमि से जाना जाता था। देवभूमि का अर्थ होता है कि जहाँ देवता का वास होता है, जहाँ देवता के सर्वगुण संपन्न लोगों की बस्ती ज़्यादा होती है, बहुमती होती है, उसको कहते हैं देवभूमि। आज हम उत्तर प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश में जहाँ 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, ये सारी की सारी हरिद्वार से लेकर वहाँ तक की भूमि को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। गुजरात में भी वैसी देवभूमि थी और उस भूमि का नाम आज वर्तमान में सोरठ से विख्यात है। सोरठ समयांतर धीरे धीरे ये देवभूमि झगड़ा, मारकाट, संकुचित स्वार्थ वृत्ति वाले लोग, शासकों की बेईमानी आदि से उनकी संस्कृति नष्ट होकर आज सोरठ वो देवभूमि नहीं रहा। ईस्वी सन 326 के पूर्व सौराष्ट्र जो था बहुत महत्वपूर्ण था। सभी लोग उसको सूर्य राष्ट्र, सौराष्ट्र और सोरठ के नाम से जानते थे। यीशु से पहले, भगवान यीशु से पहले भगवान बुद्ध ने जातक कथाओं लिखी। उस जातक कथाओं में एक वर्णन आता है, एक वार्ता आती है कि यहाँ के सोरठ के उसी समय के लोग पनगी, जिसको कहते थे पनगी, वो लोग नौकरी मजदूरी करने के लिए बेबीलोन चले गए। बेबीलोन, इन लोगों को देखकर बेबीलोन को लोगों ने पूछा, भाई आप कहाँ से आते हो? तब उन लोगों ने कहा, हम वहीं से आते हैं जहाँ सूर्य का उदय होता है। अच्छा, तो जहाँ सूर्य का उदय होता था, इतना विकसित राष्ट्र जो था सोरठ, आज सोरठ के नाम से जाना जाता है। उसी वक्त तो सौराष्ट्र कहते थे, सूर्य राष्ट्र कहते थे, सौराष्ट्र कहते थे, बहुत सारे नाम से वो विख्यात थे। आज भी हम जानते हैं कि उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सोरठी लिपि, सोरठी स्त्री, सोरठी घोड़ी, सोरठी भैंस, सोरठी पगड़ी, सोरठी शमशेर,
आदि आदि जो साधन है वो सोटी के नाम से विख्यात थे। सोटी लिपि भी आती है, तो सोटी पगड़ी भी आपने देखी होगी। तो पहले ये जो सूर्य राष्ट्र था इतना विकसित और सुसंपन्न था कि देवभूमि से विख्यात था। उस देश में सबसे पहले वहाँ के जो निवासी थे उनमें सूर्यवंशी आर्यों ने प्रवेश किया। उस प्रदेश में सूर्यवंशी आर्यों ने प्रवेश किया और यज्ञ की इतनी धूम मची वहाँ, क्योंकि उनकी वनश्री, उनकी हरियाली देखकर वो लोग इतने आर्य प्रसन्न थे कि वहाँ उसने अपना निवास स्थान बनाया और ये धूम से सारा वातावरण पवित्र बना दिया। समयान्तरे उन लोगों ने वहाँ के निवासियों के साथ शादी व्यवहार शुरू कर दिया, दोस्ती बढ़ी, सब आपस में इस मैत्री से रहते थे कि न किसी से मन मुटाव, न किसी से स्वार्थ, न किसी से मारकाट, न किसी की बेइज्जती करना। तो तब तक तो ये भूमि बहुत पवित्र थी। उसके बाद वहाँ जल मार्ग से चंद्रवंशी लोग आए, चंद्रवंशी राजाओं आए, वो बहुत शक्तिशाली थे। उन लोगों ने वहाँ के लोगों पर आक्रमण किया, हावी हो गए और अपना राज्य उसने शुरू कर दिया। उन लोगों को दबा दिया उन लोगों ने, और उसी में एक राजा हुए, बहुत विख्यात हुए। हम जानते हैं उनको, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाके बस गए और वो रेवत नगरी जो थी, समुद्र के किनारे पर थी रेवत नगरी, उसी के जो खंडहर हो गए थे, उसी खंडहरों में द्वारिका नगरी बसाई भगवान कृष्ण ने। और नगरी बसाने के लिए वहाँ रबारी आई, बरवाड़ आए, यादव आए और सब वहाँ बस गए, बहुत आनंद से रहते थे। और इतनी उन्नत थी वहाँ की स्थिति कि जो सोने की द्वारिका से जानी जाती थी, सोने की द्वारिका, भगवान कृष्ण के सोने की द्वारिका। तो बाद में तो आप जानते हो महाभारत हुआ। महाभारत के बाद यादवों में आपस में कटमरने की यादवास्तरी भी हो गई, और इस तरह वहाँ की जो उन्नति थी अवनति हो गई, अप्रगति हो गई, पतन हो गया। बाद में सैकड़ों वर्ष बाद वहाँ गुप्त वंश का साम्राज्य हो जाता। गुप्त वंश, ये लोग आए, अपना राज्य बनाया। फिर उनके बाद शक लोग आए, शक आए, बाद में फिर गुप्त आए, फिर सुल्तान युग शुरू हुआ। सैकड़ों वर्षों में ये सब हुआ, सुल्तान युग हुआ। तब तक मैत्री पुरजोश में थी, सब लोग मैत्री, परस्पर शादियाँ, परस्पर एक दूसरे का मदद करना, और शासकों ने वही जो अपना राज्य था इस तरह से चलाया, प्रजा पालक करके रहा। तब तक तो उन्नति में कभी अवनति नहीं आई, पतन का मार्ग नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में कुछ शासक ऐसे आ गए जिसमें बहुत स्वार्थ भरा था, संकीर्ण स्वार्थपरता होकर वो युद्ध भी करते थे, मारकाट करते थे, परस्पर लड़ते थे, एक दूसरे की छीना झपटी करते थे। और ऐसे कुकर्म करने से धीरे धीरे वहाँ की संपत्ति लूटपाट से कम हो गई, उन्नति अवनति में पलट गई, परिवर्तित हो गई। तो ये जो था मैत्री, ये मैत्री धीरे 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 लोप होती गई, अदृश्य होती गई, और वहीं पतन का मार्ग शुरू हो गया। उनकी जो समृद्धि थी, उनकी जो सुवर्ण काल था, वो परिवर्तित हो गया और पतन का मार्ग शुरू हो गया। ये शासकों की अमैत्री से हुआ, मैत्री भाव वो नहीं निभा सके, आपस में परस्पर से मैत्री का भाव विलुप्त हो गया। तो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। मित्रों, हम ये कहते हैं कि जब जब जीवन में मनुष्य अमैत्री का, मारकाट का, लोभ का, मोह का और मारकाट का, तिरस्कार का, एक दूसरे पर हावी होने का जब प्रयत्न करता है, स्वार्थ अपने जीवन में रखता है, तो निश्चितपणे मानना कि उस समाज नष्ट होता है, उस समाज का पतन होता है।
लेकिन जब तक सौराष्ट्र में शासकों ने मैत्री भाव रखा, वहाँ के निवासियों के साथ मैत्री भाव करके परस्पर शादी वगैरह वगैरह अरस परस करते रहे, तब तक तो लोगों में आनंद रहा, समृद्धि बढ़ती रही, सब कुछ हुआ। और बाद में तो युद्ध हुए, शासकों ने एक राज्य था, उस राज्य को जीत लिया, वहाँ के लोगों को त्रास दे दिया, वो किया, ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ ऐसी विकृत कर दी कि परिणाम स्वरूप जो सुराष्ट्र था, जो सुवर्णकाल में था, वो अब आपत्तिकाल बन गया। अब वहाँ वो उन्नति नहीं रही। तो मित्रों, मैत्री में वो भाव है कि जब तक व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़कर मैत्री के मार्ग पर चलकर सभी के साथ मिलजुल कर रहता है, सभी की उन्नति के लिए अपनी शक्ति अनुसार प्रयत्न करता है, तब तक निश्चित पर माना कि उसकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, सुख होगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, ये सब कुछ होगा। लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा, मारकाट समाप्त हो जाएगी, लूटपाट समाप्त हो जाएगी और देवताओं जैसी वहाँ की परिस्थितियाँ पनपेगी। पर लेकिन ये तब होगा कि जब व्यक्ति मैत्री की भावना से जुड़ेगा। हमें हमारे पूर्वों को याद करना चाहिए कि हमारे पूर्वों जब तक मैत्री भाव से आपस में मिलजुल कर रहते थे, तब तक ये सोरठ की भूमि देवभूमि थी। लेकिन जब शासकों ने प्रजा पर त्राहिमाम त्रास बरता दिया, मारकाट की, युद्ध किया, लोगों को त्रास दिया और अपना स्वार्थ भरा लूट की समृद्धि नष्ट हो गई और इस पतन का कारण अपने ही लोग हो गए, क्योंकि उसमें मैत्री भाव लुप्त हो गया था। आज समय है, अगर हम उन्नति चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा ऐश्वर्य बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारी उन्नति करना चाहते हैं, तो हम लोगों को मैत्री से जुड़ना पड़ेगा, परस्पर दोस्ती करनी पड़ेगी, एक दूसरे में स्वार्थ की वृत्ति को निष्कासित करनी पड़ेगी, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आइए इस मैत्री को हम आगे बढ़ाएं, यही हमारा प्रयत्न है। और मैत्री, विश्व मैत्री अभियान जो है हमारा सफल हो जाए, आप सब लोगों के प्रयत्न से, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। अब हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। मैत्री की भावना सब में बढ़े, इस भावना के साथ हम अगली कड़ी 7वीं शुरू करेंगे। तब तक आप सभी श्रोता जनों को उदय सिंह चौहान सप्रेम नमस्कार।